नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट आ चुकी है। बस इस टाइम का ही बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण सीरीज चल रही है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कम टाइम में सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कराएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर, तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, मेहनत कर लीजिए। एग्जाम डेट निकल जाएगी तब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी पता नहीं है। तो बस इस टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद जरूर करिएगा। देखिए, मैं 10 से 15 मिनट में अगर जितनी चीज़ें आपको रिवीजन करा रही हूँ, अगर इतनी चीज़ों का रिवीजन आप मेरे से कम टाइम में कर पा रहे हैं तो वीडियो मत देखिए। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं कि व्यू आए या कुछ आए या पैसा चाहिए, नहीं, बस आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ों का मैं रिवीजन 15 मिनट में कराऊंगी, अगर आप इससे कम टाइम में कर पाते तो वीडियो मत देखिए, आपकी स्पीड मुझसे ज़्यादा तेज़ है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को देखिए, और सिर्फ वीडियो को नहीं देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाना है और अच्छे से इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो अभी वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। स्वदेश बांधो समिति, स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। देखिए, 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, करजन था। अब बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा पता चलता है तो 7 अगस्त 1905 को भारतीयों ने क्या किया, कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन के विरोध में 2 प्रस्ताव लेकर आए, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव और बहिष्कार प्रस्ताव। कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, भारत में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे और अब इनकी अंग्रेजों की बनी हुई विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। इसका मतलब क्या था, इससे यह था कि जब हम अंग्रेजों की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को आर्थिक घाटा होगा, अंग्रेजों को नुकसान होगा। इससे अंग्रेजों को समझ में आएगा कि भाई बंगाल विभाजन को रद्द करना है। उसी सीक्वेंस में क्या किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था। तो स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। कब किया था, 1905 में। 1905 में कौन सी घटना हुई थी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा प्रस्ताव आया था, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव और बहिष्कार प्रस्ताव। ठीक, अब स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव कब चलाया गया था, 7 अगस्त 1905 को। इसीलिए हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी के साथ साथ 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था, तो 7 अगस्त को हम 2 दिवस मनाते हैं, हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से प्रस्ताव हुए थे, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। 1911 में जब दिल्ली दरबार का गठन होता है उस टाइम पे बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1911 के दिल्ली दरबार के गठन के समय वायसराय कौन था, हार्डिंग वायसराय था। अब इसी सीक्वेंस में क्या होता है, कांग्रेस 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। तो कांग्रेस नाम किसके ने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए ह्यूम कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। 1885 से लेकर 1905-6 तक कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, लेकिन ए.ओ. ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। देखो, कांग्रेस का काम करने का तरीका क्या था, कांग्रेस वर्ष में एक बार एक अधिवेशन बुलाती थी, उसमें कोई प्रस्ताव पास करती थी और साल भर उसी प्रस्ताव के लिए काम करती। अब जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, हमने कहा कि भाई अब हमें क्या करना है, बंगाल विभाजन का विरोध करना है। तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे बुलाया जाता है, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हो जाता है।
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 1905 में एक तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे। अब जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे तो कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग थे, एक गर्म विचारधारा के, एक नरम विचारधारा के। भाई गर्म विचारधारा के कह रहे थे कि हम प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत नहीं करेंगे, इनका तो हम बहिष्कार करेंगे। जबकि नरम विचारधारा के लोग कह रहे थे नहीं, हमें क्या करना है, इनका स्वागत करना है। नरम विचारधारा के लोग अधिकार मांगना नहीं जानते थे, वो अनुनय विनय करते थे, प्रार्थना पत्र देते थे कि भाई हमारी इस मांग को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन गर्म दल के नेता कहते थे देखो ये हमारे अधिकार हैं, प्यार से दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्यार से नहीं दे रहे हो तो हम जबरदस्ती अपने अधिकारों को ले लेंगे, ठीक है। अब इसी चीज में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन को लेकर दूसरी बात क्या हो रही थी, भाई जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव इसके चलाने के तरीके को लेकर गर्म दल के नेता कह रहे थे कि उसको हम पूरे भारत में चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब पूरे भारत में स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, तभी तो अंग्रेजों को ज़्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा। जबकि गर्म दल के नेता क्या कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ बंगाल में चलाएंगे। उन्होंने कहा हम बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ बंगाल में चलाएंगे। इसी से धीरे धीरे कांग्रेस में क्या होता है, मतभेद होने लगता है। मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके दो दलों में बढ़ जाती है, गर्म दल और नरम दल। अब कई बार आपसे गर्म दल के कुछ नेताओं के नाम पूछता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये क्या थे, आपके गर्म दल के प्रमुख नेता थे। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनसा वाचा, इसके साथ साथ आपके दीनसा वाचा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दीनसा वाचा थे, मदन मोहन मालवीय थे, आपके बाल कृष्ण गोखले थे। ये सारे क्या थे, आपके कांग्रेस के नरम दल के नेता। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं? अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं, वहाँ से कर लीजिए। लेकिन एग्जाम तक मुझे आपको सारे सिलेबस को, ना हिस्ट्री को केवल नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवीजन कराना है, इसलिए स्पीड तो मेरी यही रहेगी। अगर आपको थोड़ी सी कम ज़्यादा लग रही है तो स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। अब इसी के बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके ज्योग्राफी से, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखो इसका आंसर था एंजिल जलप्रपात आपके वेनेजुला में स्थित है। उससे जुड़े एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। अब भाई अगर एक जलप्रपात से क्वेश्चन आया तो अगली बार भी पूछा जा सकता है कि नहीं? तो ऐसा करते हैं ना, सारे जलप्रपात को पढ़ लेते हैं एक बार में फटाक से। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? जोग जलप्रपात आपके कर्नाटका में स्थित है। चचाई जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। गोकाक जलप्रपात कर्नाटका में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद आपका चूलिया जलप्रपात आपके राजस्थान में। गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटका में। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटका में है। ईना जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। वसुधारा जलप्रपात उत्तराखंड में है। किल्लूर जलप्रपात तमिलनाडु में। दसम जलप्रपात झारखंड में। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर की इंपॉर्टेंट चीज पता है? कोणार्क सूर्य मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है, ध्यान रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? आपका केरल में स्थित है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ऐसे बात है, एलपीए की बात हुई थी, कई बार एलपीए की बात पूछता है। 1865 के उच्च न्यायालय एक्ट के द्वारा एलपीए की बात की गई थी। एलपीए क्या होता है? लेटर पेटेंट अपील। अब एलपीए समझिएगा, अब जैसे भाई आपने क्या किया, हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट में आप अपना केस लेकर चले गए। अब हाई कोर्ट में क्या होता है कि अगर आपके केस को एक पीठ के जज ने सुना, आपको फैसला आपके विरोध में आया, फैसला से आप संतुष्ट नहीं है, तो एक ऑप्शन होता है कि भाई हाई कोर्ट से कोर्ट को आप कहाँ पे लेके जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि भाई हाई कोर्ट के आप फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट में आप क्या करिए, एलपीए दायर कर दीजिए। एलपीए में कहा गया कि जिस फैसले को एक पीठ के जज ने सुना है, इस फैसले को 2 या 3 मतलब एक से अधिक पीठ के जजों के द्वारा सुना जाए, तो क्या होती है? एलपीए। एलपीए का क्वेश्चन अभी बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी बिहार सरकार ने क्या किया था? एलपीए का प्रयोग किया था।
अभी एक और सरकार ने एलपीए का प्रयोग किया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ ले। एलपीए समझ में आया? पूछेगा एलपीए जुड़ा किससे होता है? एलपीए हाई कोर्ट से जुड़ा होता है। हाई कोर्ट का एक्ट कौन सा? 1865 का एक्ट है हाई कोर्ट का। इंडिया में कितने हाई कोर्ट है? इंडिया में आपके 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 214 में उल्लेख किया गया है कि भाई हाई कोर्ट होगा। 215 में उल्लेख किया गया कि हाई कोर्ट आपका अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसके फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय इसके आधार पर फैसला दे सकता है। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। पहले जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था, लेकिन इसके माध्यम से हमने क्या किया? 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। और अभी तक जो बंगाल का सिर्फ गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसके बाद पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव कौन सी संधि के द्वारा बंगाल के गवर्नर बने थे? 1765 की इलाहाबाद की संधि। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव क्या होते हैं? बंगाल के गवर्नर बनते हैं। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ने कोई युद्ध लड़ा था क्या? हाँ जी, 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। तो 1764 का बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था? 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा था आपके हेक्टर मुंडो ने। युद्ध लड़ा था हेक्टर मुंडो ने, लेकिन 1765 की इलाहाबाद की संधि करने कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आता है। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या होता है? दीवानी का अधिकार मिल जाता है। 1765 की संधि के द्वारा आपको क्या होता है? बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1773 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था को 1765 की संधि के द्वारा प्रारंभ किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल से द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। देखो आप सब ने अगर ये सारी चीज़ें मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ी तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे ना जो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा है। आप सब ने हो सकता है पढ़ा होगा तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ों को अभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी टफ लग रही होंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हिस्ट्री को पूरा डिटेल से पढ़ाया जा सके, पॉलिटी को डिटेल से पढ़ाया जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस आप क्या करिए, इन सारे फैक्ट को याद कर लीजिए। आप मेरी इस सीरीज को देख के जाइए, इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है। इसी के तरीके आपकी पॉलिटी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज करा दूंगी। इन सीरीजों को अगर आप देख कर चले जाएंगे, गारंटी है कि 30 नंबर आप आसानी से जीके जीएस के सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहां से उसको पढ़ लीजिएगा। अभी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, फिर आप देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो आगे हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना पढ़ते जाइए। हिंदी के कुछ टॉपिक के आप लोगों ने क्वेश्चन कह दिए कि इन टॉपिक को समझा दीजिए, तो मैं उसको बहुत जल्द, थोड़े से दिनों में, 4 से 5 दिन बाद आपको हिंदी की वीडियो भी मिल जाएंगे। बस आप मेहनत कर लेना और इस बार सिलेक्शन ले लेना, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देना। जो आपसे कहते हैं ना कि तुमसे तो ना होगा, उनको अपने सफलता समारोह में जरूर बुलाना। बस मेहनत कर लीजिए। इसी के साथ साथ प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या बनते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल। कौन से एक्ट से बनते हैं? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। वारेन हेस्टिंग ने कौन सी व्यवस्था का अंत किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया था। इसी के साथ गवर्नर जनरल के सहायता 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसकी नियुक्ति किसकी होती है? ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 1773 के एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं, 1773 के रेगुलर एक्ट से, और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये कैसा न्यायालय था? तो आपका संघीय फेडरल न्यायालय था। एल्जा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस नियुक्त होते हैं। इसी के साथ साथ
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार और राजाओं से लिए जाने वाले उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या हो रहा था भाई, कंपनी को फर्रुखसियार ने तो दस्तक दे दिया था, अब दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि जैसे दस्तक का अधिकार, ये कोई अधिकार मिल कंपनी को रहते हैं, लेकिन कंपनी कर क्या रही थी, खुद तो व्यापार कर रही थी, इसके साथ साथ कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी करने आ रहे थे। समझो, अब भाई वहां से 100 कुंतल लेके आ रहे हैं सामान की जगह भारत में बेच रहे हैं, 100 कुंतल तो कंपनी के नाम पे लेके आ रहे हो, हर कर्मचारी अपना एक कुंतल लेके आ रहा है कि चलो भाई बगल से अपना भी बेच लेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से क्या कि भाई देखो, अब कंपनी का कोई भी कर्मचारी व्यापार नहीं करेगा, और व्यापार नहीं करेगा, इसके साथ साथ राजाओं से कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, क्योंकि गिफ्ट में नाम पे क्या कर रहे थे, राजाओं के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। कई बार कंपनी को भी दुख हो रहा था, कई बार ये अपना फायदा देख रहे थे, तो कंपनी ने कहा राजाओं से आप कोई उपहार नहीं लेंगे और निजी व्यापार नहीं करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया कि नहीं है? इसी तरीके से सारे एक्ट आपको समझा दिए जाएंगे, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजों को बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके। अच्छा, भारत के हाईकोर्ट के बारे में देख लेते हैं भाई। कई बार क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी कलकत्ता में। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे? इसकी खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। इसके अधीन कौन कौन से आते हैं? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, इसी कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन आते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? मुंबई में। खंडपीठ इसकी कहाँ पे बैठती है? नागपुर और पणजी में। जिनकी खंडपीठ बैठती है उनको ध्यान रखिएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये चारों क्या होते हैं? आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ है चेन्नई में। खंडपीठ बैठती मदुरई में। तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों के लिए काम आता है। देखो, हमारे अनुच्छेद 216 में क्या गया है कि 2 राज्यों का संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है। अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का भी हाईकोर्ट हो सकता है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य हाईकोर्ट के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इंडिया में कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? अनुच्छेद 14 में हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या गया है कि हाईकोर्ट क्या होगा? अभिलेखीय न्यायालय होगा। इस क्लास में आपको सब कुछ रिवीजन होगा, बस आप देखते जाइएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में होगी। मुख्य पीठ है इसकी प्रयागराज में। खंडपीठ बैठती है आपके लखनऊ में। इसके साथ साथ में सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट 1884 में स्थापना हुई थी बंगलुरु में, और इसकी खंडपीठ इसके अंदर भी सिर्फ कर्नाटक है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, सिर्फ पटना के लिए काम कर रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948 में स्थापना हुई थी। गुवाहाटी आर्टिक याद रखिएगा, क्योंकि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन चारों के लिए काम करता है। उड़ीसा हाईकोर्ट 1948 से स्थापना हुई थी। इसकी मुख्य पीठ है कटक में, उड़ीसा के लिए काम करते हैं। अच्छा, कटक से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या भाई? 23 जनवरी को कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपनी प्रधानमंत्री पद पर बैठी थी, इसलिए हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो कटक में। कटक में कुछ और स्थित है क्या? हाँ जी, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। अगर राष्ट्रीय वाला कटक में, तो अंतरराष्ट्रीय वाला कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। अच्छा भाई, तो फिर आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? शिमला में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आपके कोयम्बटूर में। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र क्या है? राजमंड्री आंध्र प्रदेश में। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कोझिकोड केरल में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आपके कानपुर में। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आपके कानपुर में। ध्यान रखिएगा। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। इन सब चीजों को आपको याद रखना होगा। उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में जबलपुर में, उसकी खंडपीठ बैठती ग्वालियर और इंदौर में। केरल हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में कोच्चि में। केरल और लक्षद्वीप दोनों के लिए काम करता है। गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना 1960 में अहमदाबाद में, गुजरात में। अभी हो सकता है नहीं याद हो रहे हो, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से पढ़ते रहेंगे। इस सीरीज में मल्टीपल टाइम रिवीजन कराऊंगी, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगे।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। चंडीगढ़ में इसका हेडपीठ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए संयुक्त रूप से काम करता है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1966 में दिल्ली में है। सिक्किम हाईकोर्ट 1975 में स्थापना हुई थी। गंगटोक में इसकी पीठ बैठती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना 2000 में हुई थी बिलासपुर में। उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 2000 में नैनीताल। झारखंड हाईकोर्ट 2000 रांची। मेघालय हाईकोर्ट 2013। मणिपुर हाईकोर्ट 2013। त्रिपुरा हाईकोर्ट 2013। तेलंगाना हाईकोर्ट 2013। आंध्र प्रदेश 2019। इसका हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती। अमरावती हाईकोर्ट ही आपका नवीनतम हाईकोर्ट है। इंडिया में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। अब आज आपको काम क्या करना है? आज जिनकी दूसरे संयुक्त पीठें हैं, जैसे दूसरे संयुक्त राज्य हैं, उनको याद कर लीजिए। इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप एक बार लिखिए, एक बार याद करिएगा। आज की क्लास में इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं, बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जो आपसे ताना दे रहे थे, जो रिश्तेदार पड़ोसी कह रहे थे ना तुमसे ना हो पाएगा, उनको ही कर कर दिखाना है। अपने लिए तो सब मेहनत करते, एक बार अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करके देखिए। देखो मेहनत तो आपको कल भी करनी पड़ेगी। जॉब लग जाएगी तब भी, अगर जॉब नहीं लगेगी तब भी तो आपको अपने जीविकोपार्जन करना पड़ेगा ना। अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ेगा कि नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब मेहनत करनी है। अभी मेहनत करनी है कि जॉब बाद में प्राइवेट जॉब में मेहनत करनी है, ये आप पे डिपेंड करेगा। बस मेहनत कर लीजिए।